दादा साहेब फाल्के भारत में फिल्मों के प्रथम निर्माता और निर्देशक थे, जिन्होंने भारत की फिल्मों की शुरुआत कर भारतीय संस्कृति को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाया है, जिनका संपूर्ण स्मृति भारत देश में है। भारत सरकार ने उनकी याद में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरू कर उन्हें सदैव के लिए भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में अमर कर दिया। आइए आज आपको उन्हीं दादा साहेब फाल्के के जीवन से रूबरू करवाते हैं, जिनकी वजह से आज हम फिल्मों के रूप में मनोरंजन प्राप्त कर पा रहे हैं। द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। इनके जीवन के शुरुआती दौर की अगर बात करें तो इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के एक जाने माने विद्वान थे और माँ द्वारकाबाई एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ थी। इनके शिक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो इनका प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा त्र्यंबकेश्वर, नासिक से ही हुआ और मैट्रिक भी इन्होंने बम्बई से ही पूरा किया था। इन्होंने अपनी ड्राइंग की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से 1885 में की और 1890 में कला भवन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में महाराजा सियाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से कला, पेंटिंग और फोटोग्राफी का भी ज्ञान लिए। अपने करियर के शुरुआती दौर के 1891 में इन्होंने हाफ टन ब्लॉक, फोटोलिथियो और सेरेमिक फोटोग्राफी का 6 महीने तक अभ्यास किया। 1893 के दौर में फाल्के साहब ने कला भवन के फोटो स्टूडियो और लेबोरेटरी में अपनी योग्यता अनुसार काम करने की इच्छा जताई, जिस पर गज्जर ने हामी भर दी। 1895 के दौर में इन्होंने तय किया कि गोधरा, गुजरात में प्रोफेशनल फोटोग्राफर के रूप में बिजनेस करेंगे। बिजनेस के दौरान ड्रामा के पीछे यूज किए जाने वाले पर्दे की पेंटिंग का काम मिला और साथ ही साथ ड्रामा प्रोडक्शन का कुछ ज्ञान भी। उसी दौरान फाल्के साहब ने ड्रामा के कुछ माइनर रोल्स भी प्ले किए, लेकिन फोटोग्राफी का बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था, क्योंकि उस समय लोगों में एक रोमर फैला हुआ था कि फोटो खिंचवाने पर शरीर की सारी एनर्जी चली जाती है और खिंचवाने वाले की मौत हो जाती है। इस वजह से उनको फोटोग्राफी के बिजनेस में काफी लॉस हुआ और वह पुनः बड़ौदा लौटा है। 1899 के दौरान फाल्के साहब ने फोटोग्राफी में एक जर्मन मजिशियन से कुछ जादुई ट्रिक सीखी, जो कि उस समय बड़ौदा घूमने आए थे। अब इस ट्रिक से लोगों में उत्साह बढ़ी और वे बेझिझक फोटो खिंचवाने लगे, जिससे उनका बिजनेस भी ठीक चल पड़ा। ये ट्रिक आगे चलकर उनकी फिल्मी करियर में एक बड़ा काम कर गई थी। 1901 के आते आते इन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंस देना शुरू किया, जिससे लोग फोटो खिंचवाने में कोई झिझक नहीं दिखाते थे। उन्होंने इस ट्रिक में प्रोफेसर केल्फा का नाम यूज किया। 1903 के दौर में दादा साहेब फाल्के को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक फोटोग्राफर एंड ड्राफ्टमैन की सरकारी नौकरी मिली, लेकिन वो इस नौकरी से खुश नहीं थे और 3 साल बाद 1906 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बम्बई के लोनावला में अपना फाल्के इंग्रेविंग प्रिंटिंग वर्क्स का दुकान खोला। अब बात करते हैं कि दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक कैसे बने। 1910 के अंत तक दादा साहेब फाल्के की उम्र 40 की हो चुकी थी और इस वक्त उन्होंने फिल्म बनाने का फाइनल डिसीजन ले लिया था। अब उन्हें फिल्म के लिए कुछ खास बातें सीखने और फिल्म के लिए कुछ जरूरी उपकरणों को लेने इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे ना होने के कारण अपने सगे संबंधी से कुछ उधार और अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को भी तोड़वाना पड़ा और ये सब करने में उनके 2 साल और बीत गए। दौर आया 1912 के फरवरी महीने का और वो इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड पहुंचते ही सबसे पहले बायोस्कोप टेलीग्राफ एडिटर से मिले और दादा साहेब ने फिल्म के उपकरणों की जानकारी ली। दादा साहेब फाल्के उस समय इंग्लैंड के मशहूर फिल्म निर्देशक सिसिल हिपोर्ट से भी मिले, जिन्होंने दादा साहेब फाल्के जी को अपने साथ स्टूडियो ले गए और फिल्म के उपकरणों का यूज करना बताया। दादा साहेब फाल्के जी ने सिसिल हिपोर्ट से 2 महीने की ट्रेनिंग ली और फिल्म उपकरणों को लेकर भारत लौट आए। लौटने के पश्चात दादा साहेब ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक घरेलू फिल्म बनाकर उपकरणों का परीक्षण किए और सफलता पाने के पूर्व उन्होंने तय किया कि एक हिंदी माइथोलॉजी फिल्म बनाने की, जिसमें उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर काम करना शुरू किया। कास्टिंग के दौरान मेल रोल के लिए आर्टिस्ट फाइनल कर लिया गया, लेकिन तारामती के रोल यानी फीमेल रोल के लिए कास्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उस जमाने में महिलाएं नाट्य यानी एक्टिंग वगैरह करना पसंद नहीं करती थी और उस समय के लोग भी महिलाओं के एक्टिंग से नाखुश रहते थे। फिल्म में विदेशी महिला को लेना भी सही नहीं होता, क्योंकि फिल्म माइथोलॉजिकल पर आधारित थी। तभी फाल्के साहब ने एक युक्ति निकाली और उन्होंने तारामती का रोल एक मेल आर्टिस्ट
सालुके को दे दी, जो कि उस समय मुंबई के एक बड़े होटल में बावर्ची का काम करते थे। फिल्म को बनने में 7 महीने लगे। फिल्म बनने के बाद 13 मई 1913 को मुंबई के एक टॉकीज में रिलीज हुआ। फिल्म का लेंथ 40 मिनट का था और फिल्म का शो लगातार 23 दिनों तक चला, जो उस समय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिल्म को दादा साहेब ने अपनी ही कंपनी हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी द्वारा रिलीज कराया था। हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी दादा साहेब ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर खोली थी, जो उस समय बम्बई के टॉप बिजनेसमैन में थे, और इसी बैनर के तले दादा साहेब ने अपनी दूसरी फिल्म लंका दहन 1917 में रिलीज किया। दादा साहेब ने अपनी तीसरी फिल्म कृष्ण जन्म 1918 में रिलीज किया। 1919 में दादा साहेब ने अगली फिल्म कालिया मर्दन रिलीज की और 1 साल बाद 1920 में अपने पार्टनर से डिस्प्यूट के कारण हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी से रिजाइन कर दिए। फिर 8 साल बाद 1928 में हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी में भारी लॉस के कारण फाल्के साहब को पार्टनर्स ने वापस बुला लिया। कंपनी से पुनः जुड़ने के बाद 1930 में एक और फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम बुद्धदेव था, और ये उस समय के दौर का सेकेंड लास्ट म्यूट फिल्म थी। 2 साल बाद 1932 में दादा साहेब फाल्के जी ने अपनी अंतिम यानी लास्ट म्यूट फिल्म सेतु बंधन बनाई। इसके बाद म्यूट फिल्मों का दौर खत्म हुआ और बोलती फिल्मों ने शुरुआत की। 1932 के अंत में दादा साहेब ने अपनी पहली बोलती फिल्म गंगा अवतारम बनाई, और ये उनके जीवन का अंतिम फिल्म भी था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मों से संन्यास ले लिया था, क्योंकि बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स भी आ गए थे जो आधुनिक रूप से फिल्मों का नया रुख मोड़ रहे थे, और दादा साहेब सिर्फ पौराणिक किस्म की फिल्म ही बना रहे थे। अब बात करते हैं दादा साहेब के जीवन के अंतिम यात्रा के बारे में। 16 फरवरी 1944 को धुंधीराज गोविंद फाल्के हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसा एक बड़ा सौगात देकर हमसे बिछड़ गए। इतना बड़ा फिल्मों में योगदान देने के बावजूद उस समय धुंधीराज गोविंद फाल्के को हम सब ने भुला दिया। लेकिन 1969 में भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू कर उन्हें पुनः हमारे सामने में हमेशा हमेशा के लिए जीवित कर दिया।